इसमें देखिए कोई भी दो राय नहीं है कि ग्रह नक्षत्र हमारी पूरी ज़िंदगी को कंट्रोल करते हैं और हमारा काम भी इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। अब बहुत बार होता ये है कि आपकी कुंडली को देखकर ही पता चल जाता है कि ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुंडली है या फिर काम के मामले में ये बहुत ही अच्छी कुंडली है, तो इसका करियर बहुत ही ऊँचाइयों तक जाएगा या फिर ये आम नॉर्मल साइज़ का करियर होने वाला है, ये कुंडली से ही पता चल जाता है। अब कुंडली में 2-3 जगहें होती हैं जहाँ पर हमें ये चीज़ देखनी होती है, जैसे कि कुंडली का 10वां भाव। 10वें भाव से बेसिकली आपकी परफॉर्मेंस कैसी होगी या ओवरऑल करियर कैसा होगा वो पता चलता है। तो वहाँ पर जब अलग-अलग ग्रह आकर बैठते हैं तो एक फ्लेवर मिलता है। उसी फ्लेवर्स को हम मद्देनज़र रखते हुए दशांश में जाना पड़ता है। दशांश में देखना पड़ता है कि उसकी क्या स्थिति बन रही है, उसका मालिक कहाँ पर जाकर बैठ रहा है, उसकी क्या स्थिति। और कुछ ग्रह होते हैं जैसे सूर्य, शनि, चंद्रमा, चौथा घर, जब इन्हें देखते हैं तो एक बारीकियाँ निकल कर आती है। तो बिना दशांश को एनालाइज़ किए हुए करियर की बात करना बेसिकली एक पाप है। तो जैसे कि अब दशांश की बात हम रुक कर करते हैं, पहले D1 से स्टार्ट करते हैं, आपकी नॉर्मल कुंडली में देखते हैं। जब 10वें घर में यहाँ पर एकमात्र ये ऐसा घर कह लीजिए या फिर वन ऑफ द हाउसेस की कह लीजिए कि यहाँ पर जैसे क्रूर ग्रह बैठ जाए ना, उसको थोड़ा-सा अच्छा मान लिया जाता है। बिकॉज़ देखिए सिंपल सी बात ये होने वाली है कि कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है आज के ज़माने में, और जब तक आपके अंदर एक कर गुज़रने का, लड़ने का जज़्बा नहीं होगा तो आप अपने करियर में देखेंगे ग्रोथ नहीं कर पाएँगे। करियर में ना कॉम्पिटिशन बहुत है और बहुत लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं वो आपको ओवरटेक करने के लिए। वो चाहते कि इससे एक गलती हो या थोड़ा-सा स्लिप हो कहीं पे और हम इसकी पोज़ीशन ले लें। तो यहाँ पर क्रूर ग्रह का होना, जैसे कि सूर्य का, शनि का, यहाँ पर मंगल ग्रह का होना, राहु केतु का होना बहुत ही अच्छा मान लिया जाता है। ठीक है? एक-एक करके ग्रह का थोड़ा आइडिया लगा लेते हैं ताकि हमें और डिटेल के अंदर पता चल जाए। देखिए जैसे कि हम यहाँ पर सूर्य की बात करते हैं। अगर सूर्य आपके 10वें घर में आकर बैठ गया और वो समझ लीजिए कि स्ट्रॉन्ग भी होकर बैठ गया, मतलब अगर वहाँ पे 1 नंबर राशि है तो वो उच्च का होकर भी बैठ गया, दिग्बल भी यहाँ पर मिल गया। तो सूर्य यहाँ पर बहुत ही अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे। परफ़ॉर्म ऐसा अच्छा करेंगे कि आप कैसा भी काम करें, कहीं पर भी काम करें, आपका नाम होगा आपके काम की वजह से। ठीक है? अगर आप कोई अच्छा काम करके जाएँगे तो भी कंपनी में आपका नाम होगा, आप कुछ बुरा करके जाएँगे तो भी कंपनी में आपका नाम होगा, आपका एग्ज़ाम्पल हमेशा दिया जाएगा। और यहीं पर सूर्य अच्छा हो, खुद का बिज़नेस हो, तो इवन आपकी जो ऑफ़िस की बिल्डिंग है, आपकी जो ऑफ़िस की प्रीमाइसेस है, उसे लोग एज़ लैंडमार्क यूज़ करते हैं। कितनी बार होता है कि लोगों ने लिखा होता है नियर डैश, उन्हें अपने एड्रेस में लिखना होता है। और अगर आपका सूर्य बहुत ही बलशाली होकर बैठा हुआ 10वें भाव के अंदर, ठीक है? तो यहाँ पर बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों की जो ऑफ़िस की बिल्डिंग होती है वो एज़ अ लैंडमार्क फ़ेमस हो जाती है और उस वहाँ से वो एरिया जाना भी जाता है। और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो वहाँ पर आपकी फैमिली मेंबर के नाम के ऊपर बोर्ड लगना या उस गली का नाम, रोड का नाम उसके ऊपर रख देना, ये भी बहुत हद तक देखा जाता है। सूर्य यहाँ पर बहुत ही अच्छा माना गया है, ठीक है? यहाँ पर चंद्रमा की बात करें, अब चंद्रमा एक सौम्य ग्रह है, तो यहाँ पर चंद्रमा, देखिए चंद्रमा के ना बेचारे के फेजेस होते हैं, वो कभी बढ़ता है, कभी घटता है। तो सेम आपके करियर में आप एक्सपेक्ट करेंगे, कभी आपके बहुत फ़ायदे होंगे, कभी आपका बहुत नुकसान होगा, कभी भी एक तरह की आपकी ज़िंदगी चलने वाली है नहीं। परफ़ॉर्मेंस भी आपकी ऐसी होगी, परफ़ॉर्मेंस में भी आप देखें, कभी आप बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हो, कभी आप बहुत ही बुरा परफ़ॉर्म कर रहे हो। जैसे पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक का सफ़र, सेम उसी वजह से आपका करियर भी यहाँ पर तय करेगा। और करियर में ना चेंजेस भी ये कहीं न कहीं ले आता है, क्योंकि चंद्रमा है ना वो कंटिन्यूअसली मूव करता है, वो मूवमेंट का कारक है। बहुत हद तक तो लॉजिस्टिक के रिलेटेड लोगों का काम होता है, मूवमेंट के रिलेटेड लोगों का काम यहाँ पर भी बन जाता है। सूर्य मेडिसिन की तरफ, गवर्नमेंट की तरफ भी ले जाता है। यही मंगल की बात करें, जब अगर मंगल आ गया 10वें घर में और मान लीजिए वहाँ पर 10वीं राशि हुई, वो उच्च का होकर बैठ गया या बहुत स्ट्रांगली होकर बैठ गया, तो ये वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ये राजयोग भी नहीं, ये सुपर डुपर राजयोग बन जाएगा, क्योंकि ऐसा जातक या ऐसा इंसान एम्पायर्स क्रिएट करता है, बड़े से बड़े एम्पायर वो बना देता है और उसकी जो काम करने की स्पीड है वो कोई मैच नहीं कर पाता। मतलब ये उस लेवल पे काम कर पाएँगे कि मतलब लोग एग्ज़ाम्पल देंगे कि वैसे वो काम करते थे, वैसा कोई और काम नहीं कर सकता, दैट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। बट वही बात है, कुंडली को देखना भी होता है। जैसे मान लीजिए कि वो 10वें घर में तो आकर बैठ गया, पर चौथी राशि थी तो नीच के हो गए, तो फिर ये इसके जो इफ़ेक्ट है वो बहुत हद तक कम हो जाएँगे। तो हमें ये अंडरस्टैंड करना भी बहुत ज़रूरी है कि उसकी स्थिति बन कैसी रही। सिर्फ़ घर ही ज़रूरी नहीं है, उसके ऊपर कौन-सी दृष्टियाँ पड़ रही है वो भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो डिक्टेट करती हैं, तो उन्हें ध्यान रखकर भी जवाब देना होता है। बट एक ओवरऑल आइडिया तो आपको मिलता ही है। सबसे बुरा लगता है गुरुग्रह वालों के लिए, अगर 10वें घर में गुरुग्रह आकर बैठ जाए, ठीक है? एक तो वो नीच के हो जाते हैं, अगर अकाल पुरुष की कुंडली के हिसाब से चले तो ऐसा होता है क्या कि ये जातक हमेशा लर्निंग मोड में रहता है। इन्हें होता है पढ़ लूँ, थोड़ी तैयारी कर लूँ, फिर मैं करूँगा, फिर एग्ज़ीक्यूट कर, तो ये एग्ज़ीक्यूट कर नहीं पाते, हमेशा लर्निंग मोड में लगे रहते हैं।
और यहीं पर शुक्र आ जाए। अब शुक्र भी एक सौम्य ग्रह है, पर शुक्र को फ़ायदा पता क्या है कि शुक्र को दैत्य गुरु भी बोला जाता है। तो शुक्र के अंदर वो परफ़ॉर्म करने की एबिलिटी डेफ़िनेटली है। तो शुक्र यहाँ पर वो आपको फ़ायदा कराकर जाएगा। शुक्र रिलेशनशिप्स में थोड़ी-सी गलतियाँ करवा देता है, प्रॉब्लम करा देता है, काम को लेके रिलेशनशिप में ना एक स्ट्रगल सा या पुश एंड पुल इफ़ेक्ट चालू होता है। बट एक काम बड़ा अच्छा होता है कि यहाँ पर मल्टीपल सोर्सेज़ ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो वो भी जातक के लिए एक अच्छा काम ही बनता है। यहीं पर शनि ग्रह आ जाए तो शनि ग्रह कैसा है कि शनि को थोड़ा-सा स्लो प्लैनेट कह दिया जाता है, मंद कह दिया जाता है। तो ये काम भी वैसे करेगा। ये शनि यहाँ पर एक गवर्नमेंट वर्कर के जैसे बहुत लंबे समय तक काम करेगा, स्लो, स्टेडी और कंसिस्टेंटली यहाँ पर लगा रहेगा। कंसिस्टेंसी मेन वर्ड होने वाला है जब शनि 10वें में आ जाए। तो इसमें होता क्या है कि इंसान स्लोली, स्टेडीली लगा रहता है, बट इसकी अच्छी बात ये है कि आपका जो करियर है ना, वो एक अपवर्ड ट्रेंड के ऊपर ही जाएगा। मतलब 10 होगा, 10 से 20 होगा, 20 से 30 होगा, 40 होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि 10 से करियर सीधा 40 हो गया, फिर 40 से 60 हो गया, 60 पे 2-3 साल रुके रहे और फिर जाके वो 100 हो गया। तो वो कंटिन्यूअसली बढ़ता तो रहेगा, बट स्लोली, स्टेडीली ये आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा। एक्चुअल में अगर आप ऑलरेडी एक बहुत बड़े बिजनेस फैमिली में पैदा हुए हैं, तो ये वन ऑफ द गुड पोजीशन मानी जाती है कि आपका करियर स्लोली से, क्योंकि देखिए अगर आप ऑलरेडी बहुत टॉप के ऊपर है तो आपका ग्रोथ के लिए जो मार्जिन है वो ऑलरेडी बहुत कम है। तो आप स्टेडीली ग्रो करें वहाँ पर, वो सबसे बड़ी डिज़ायर बन जाती है। और यहाँ पर शनि फिर बहुत अच्छा काम करते हैं। यहीं पर केतु आ जाए, केतु महाराज का सीन ऐसा होता है कि वो ना एक्सट्रीम है। या तो वो एक्सट्रीमली हार्ड वर्क करेंगे, वर्कaholic हो जाएंगे, वो एक्सट्रीमली छोड़ेगा, मुझसे काम नहीं हो रहा, मैं नहीं कर सकता, ऐसा एटीट्यूड हो जाता है। और केतु को यहाँ पर एक्टिवेट करने का बड़ा अच्छा काम होता है जब तक पीछे से लात नहीं पड़ती। तो कोई फैमिली मेम्बर इनके सर पे बैठे, इनको कराए, इनको रिकॉर्ड रखे, इनके परफॉर्मेंस देखे, और फिर यहाँ पर वो अच्छा परफॉर्म केतु कर जाता है। राहु, तो राहु के लिए एक बड़ा चीज़ी सा डायलॉग बोला जाता है कि राहु 10 में दुनिया बस में। ठीक है, कुछ हद तक ट्रू है, कुछ हद तक ट्रू नहीं भी है। होता क्या है कि यहाँ पर राहु ना एक्सप्लोसिव ग्रोथ देता है आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट लोग बोलते हैं रातों रात हो गया। रातों रात नहीं होता। होता क्या है कि वो बहुत समय तक मेहनत कर रहे हैं, और फिर जब राहु का पीरियड आता है, दशा आती है, कुछ एक्टिवेशन होता है, राहु का ट्रांजिट के थ्रू मान लीजिए एक्टिवेशन हो गया, तो वो जो उतने सालों का जो रिजल्ट है वो एकदम से मिलता है। तो एक्सप्लोसिव ग्रोथ आती है। बट ये नहीं होता कि रातों रात, वो चल तो बहुत समय से रहा होता है। हाँ, वो रातों रात उसमें ग्रोथ बहुत ले आता है, तो तब लोग बोलते हैं कि रातों रात बन गया। तो वो बहुत सालों की मेहनत को रातों रात ऊपर ले जाते हैं। एक समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि राहु 10वें में ना एक काम ऐसा करते हैं कि राहु जब देता है ना, तो एंड में राहु की एक आदत मान लीजिए, हैबिट कह लीजिए, वो ऐसी भी है कि वो छीन भी लेता है। तो अगर आपको राहु की दशा स्टार्ट आएगी तो जितना ऊपर लेके जाएगा ना, काफ़ी हद तक चांस होगा कि जब वो दशा खत्म हो रही होगी वो राहु छीन भी लेगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना पड़ेगा कि राहु महाराज डिसेप्शन के लिए और ऐसी चीज़ों को ना सडनली, और वो ये ग्रह ना रेट्रोग्रेड होते हैं, जैसे राहु है, केतु, ये रेट्रोग्रेड होते हैं। और मान लीजिए इसी के साथ चलिए एक और पॉइंट ले लीजिए कि कोई भी ग्रह है आपके, जो सूर्य और चंद्रमा तो रेट्रोग्रेड हो नहीं सकते, बट बाकी ग्रह तो हो सकते हैं। अगर 10वें घर में रेट्रोग्रेड प्लैनेट बैठ जाए तो फिर क्या हो जाए, फिर क्या होगा कि आपके ना पीठ पीछे काम होगा, और आप भी ऐसा काम करेंगे। मतलब आप भी ट्राई करेंगे कि मैं किसी तरीके से कुछ छुपा के कर लूँ ताकि मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊँ, लोगों से मेरे को एज मिल जाए। और सेम लोग भी आपके साथ ऐसे करेंगे, आपके पीठ के पीछे काम होगा। तो ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार होने का तो सबसे बड़ा योग बनता है रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स का 10वें घर में होना, क्योंकि आपके पीठ के पीछे काम होता है। ये आप एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ सकते हैं। और राहु केतु तो हमेशा ही रेट्रोग्रेड ही चलते हैं, तो यहाँ पर इनका होना अच्छा भी है, बट ये एक वार्निंग के साथ आता है। अब यहाँ तक स्टोरी ख़त्म नहीं होती, ये तो बस एक इनिशियल फ्लेवर है। यहाँ से तो बस पता चला कि भाई कुछ पॉसिबिलिटी है, करियर अच्छा होगा, बुरा होगा। फिर अगर हम इसको 10वें घर को एकदम जूम इन करें तो फिर दशांश कुंडली निकल कर आती है, वो फिर बारीकियों में बताते हैं, और वहाँ से समझ आता है असली स्टोरी क्या बनेगी। यहाँ अगर D1 से देखें तो इतना कहा जाता है अच्छा होगा, बुरा होगा, इस फील्ड में जाएगा, एक मिलता है। बट अगर मुझे बारीकियाँ दिखने की, मैं खुश होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मेरा ऑफिस का एनवायरनमेंट कैसा होगा, ठीक है, मुझे सपोर्ट कितनी मिलने वाली है, फ़ायदा कितना होने वाला है, कहाँ कहाँ मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा, लोन लेके काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो सारी बारीकियाँ जो आनी है ना, एकदम टू द पॉइंट आंसर वो निकलेगा आपके D10 से। अब D10 में करना कैसे, अब 2-3 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको थोड़ा और आइडिया मिले। अब
D1 में आपने 10वें घर को देखा, 10वें घर में कोई तो राशि बैठी होगी, 1 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, कुछ भी वहाँ पर हो सकता है, उसका एक मालिक होगा। अगर 10 नंबर बैठा है तो शनि महाराज जी मालिक हुए, है ना? अगर 8 नंबर बैठा है तो मंगल महाराज। तो उनको देखना है कि वो D10 में दशांश में जाकर क्या कर रहे हैं, कहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है? हो सकता है कि वो पहले घर में बैठ जाएँ, हो सकता है वो 12वें घर में बैठ जाएँ, कहीं पर भी बैठ सकते हैं 12 घरों में। अगर वो अच्छे होकर बैठे हैं, तो आपका करियर में ग्रोथ होगी, आपका करियर अच्छा चलेगा, आप हार्ड वर्किंग होंगे, मतलब ओवरऑल जितना भी आप पॉज़िटिव सोच सकते हो, काम के रिलेटेड आप पॉज़िटिव सोच लो, वो उतना उसके अंदर होने वाला है। और यहीं पर मान लीजिए वो 6, 8, 12 में हो गया, नीच का होकर बैठ गया, तो क्या होगा यहाँ पर एक सीधा-सीधा प्रेडिक्शन आता है ऑब्स्टेकल्स। करियर में ग्रोथ में बहुत प्रॉब्लम्स आना, रुकावटें आनी, वो यहाँ से देखा जाता है। पर स्टोरी सिर्फ़ यहाँ तक नहीं खत्म होती ना, कि ज्योतिष में कभी भी एक चीज़ को लेके नहीं हम पूरा बोलते हैं, हम एक ग्रुप ऑफ थिंग्स होती हैं, अलग-अलग एस्पेक्ट से उसको हम देखते हैं और फिर बोलते हैं कि हाँ, ऐसा ही होगा, ठीक है? या फिर ऐसे होने के बहुत ज़्यादा योग होते हैं। जैसे कि अब यहाँ तक देख लिया, मान लीजिए कि अच्छा बैठा है, तो बहुत अच्छा नहीं बैठा है, तो अब 10वां घर भी है दशांश का, उसे देखना बहुत ज़रूरी है। अब 10वां घर जब आप दशांश में देखते हो, तो वो देखना पड़ता है कि उसकी भी क्या स्थिति बन रही है, कौन से ग्रह वहाँ पर बैठ रहे हैं, उसका मालिक कहाँ पर जाकर बैठ रहा है। अब जैसे 10वें घर का मालिक 9वें घर में जाकर बैठ जाए, तो ऐसा जातक ना बहुत दूर काम करता है और रेगुलरली उसकी शिफ्टिंग बड़ी होती है। और यही 6, 8, 12 में बैठ जाए, तो ऐसा जैसे 6वें में बैठ जाए तो प्रमोशन हो के जगह चेंज हो जाना, उसके बहुत ज़्यादा योग बन जाते हैं। यही 8वें में बन जाए तो पनिशमेंट मिलकर जगह चेंज होना, जैसे फ़िल्मों में आपने देखा होगा कि बड़े अफ़सर की गुस्से में आके वो शिफ्टिंग करा देते हैं, ठीक है, ट्रांसफ़र करा देते हैं। तो 8वें घर में 10वें घर का संबंध बन रहा हो दशांश में, तो ऐसा बनता है। सेम यही अगर 12वें घर का बन जाए, तो डिमोशन होकर भी आपकी ट्रांसफ़र होना, शिफ्टिंग होना, वो भी बहुत हद तक देखा जाता है। और ये 8वें में भी डिमोशन होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि देखिए पनिशमेंट कैसी मिलेगी, मल्टीपल लेवल ऑफ पनिशमेंट होते हैं और वो कितना ही बलशाली होकर बैठा है या कितना ही सीवियर होके प्रॉब्लम देगा, वो भी उसमें देखना पड़ता है। तो ऐसे 10वें घर की स्थिति में देखनी पड़ती है। बट अगर वो अच्छे में होकर बैठ जाए, फिर और पॉजिटिविटी मिल गई और बड़े लेवल का आदमी ये यहाँ पर बन जाएगा। इसके साथ-साथ कुछ ग्रहों को कंसिडर करते हैं हम दशांश में। दशांश में मैं बोलता हूँ कि सारे ग्रह एक तरफ और सूर्य और शनि एक तरफ। क्योंकि सूर्य यहाँ पर इतना कमाल का काम करता है ना, कि वो आपको स्टेटस और नेम एंड फेम देता है। मतलब दशांश में, मतलब D1 में आपने देखा तो अच्छा था, पर दशांश में आकर उसने एक क्लियर स्टैंप लगा देनी है कि ये जातक का नेम एंड फेम होगा इसके करियर के अंदर, लोग इसको जानेंगे, पहचानेंगे, बहुत नाम होगा, इनका ऑफिस का नाम होगा, बिज़नेस का बहुत नाम होगा और ये जातक जितना आगे बढ़ता ही जाएगा ज़िंदगी में। सेम इसी लेवल के ऊपर अगर वहाँ पर शनि आ जाता है, शनि का अब आना ज़रूरी क्यों है? या शनि का स्ट्रॉन्ग होना दशांश में ज़रूरी क्यों हो जाता है? क्योंकि शनि ना आपके सबॉर्डिनेट्स को दिखाता है, और अगर आपके सबॉर्डिनेट्स ही नहीं है आपके साथ, आपकी एक टीम ही नहीं है, तो आप एक लेवल तक ही ग्रोथ कर सकते हो ना। आप एक सर्टेन, आपने बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत कर रहे हो, ठीक है? आपने अब एक लेवल हिट कर लेना है कि आप हर जगह प्रेज़ेंट नहीं हो सकते। आपको कहीं पर जाना पड़ेगा, तो आपकी टीम या आपके बिहाफ़ पे जो लोग होंगे, उन्हें वहाँ पर टेक ओवर करना पड़ेगा। बट अगर आपकी अच्छी टीम नहीं होगी, तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। और यही मान लीजिए एक सुपर्ब टीम है, वो आपको शनि महाराज जी देंगे और आपका काम चलता रहेगा। आप और चीज़ें कर पाएँगे और चीज़ों में आगे बढ़ पाएँगे। और यहीं पर चंद्रमा, अगर एक थर्ड लेवल पे किसी को गिनना हो ना, तो चंद्रमा को देख लिया करो। चंद्रमा क्या करता है कि चंद्रमा आपकी इनसिक्योरिटी शो करता है। अगर चंद्रमा अफ़्लिक्टेड हो गया, मान लीजिए 8वीं राशि में जाकर बैठ गया, नीच का हो गया, 6, 8, 12 में हो गया, या किसी प्रकार से जो चंद्रमा है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है दशांश में, तो इंसान का करियर अच्छा भी होगा, तो भी उसके अंदर ना उसको एक इनसिक्योरिटी रहेगा। अब इसका ये मतलब नहीं कि पैसे कम होंगे, ठीक है? मतलब पैसे, ये पॉलिटिशियंस में, सेलिब्रिटीज़ में बड़ा पाया जाता है ये वाला योग। तो वो ना इनसिक्योर होते हैं कि वो मेरे से अच्छा परफ़ॉर्म कर जाएगा, वो मेरे से आगे निकल जाएगा, क्योंकि एक ना पाथ ऑफ वेल्थ भी चंद्रमा शो करता है। और जब चंद्रमा दशांश में अफ़्लिक्टेड होता है ना, तो इतनी सरलता से रास्ता इनका क्लियर नहीं होता ग्रोथ का। हासिल तो कर ही लेते हैं, बट वो रास्ता कठिन होता है। जब वो रास्ता कठिन होता है, तो फिर वो और इनसिक्योरिटी आ जाती है टॉप के ऊपर पहुँच कर, कि कहीं मुझे कोई ओवरटेक ना कर दे। तो वो इनसिक्योरिटी आएगी चंद्रमा से। तो चंद्रमा खराब ना हो दशांश में, यही उम्मीद हो, तो यही उम्मीद होती है मेरी तो, कि ये अच्छा निकला है, तो चलिए जातक जैसा भी आएगा उसको एक सिक्योरिटी रहेगी अपने काम को लेकर। यहीं पर चौथा घर देख लेते हैं। चौथा घर क्या होता है कि आपकी खुशी का होता है, आपके करियर से। बहुत लोग आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे बच्चे हमारे बिज़नेस को जॉइन नहीं करना चाहते, दे वांट टू डू समथिंग एल्स, वो कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, वो खुश नहीं है हाउ उनका बिज़नेस है, जिस वे में वो सेटअप है, ठीक है? वो एक वे है,
टाइप कास्ट हो गया कि ऐसे-ऐसे उनको बिहेव करना पड़ेगा, वो ऐसे करना नहीं चाहते। बट असल बात क्या होती है ना, ये चौथे घर से ही देखा जाता है। चौथा घर अगर अच्छा होगा, तो जहाँ तक कोई भी काम करेगा तो उसमें वो खुशी पालेगा, पर वो यही चौथा घर अच्छा नहीं हुआ, तो बात ये है कि वो जितना भी काम कर ले, उसे लग रहा है कि वो अपने फैमिली बिज़नेस जॉइन नहीं करेगा, तो वो ये कुछ और कर लेगा तो खुशी मिल जाएगी, बट ऐसा नहीं होने वाला। अगर उसने कुछ और भी जॉइन किया, तो भी उसको प्रॉब्लम वहाँ पर आती ही रहेगी। क्योंकि चौथा घर अगर अच्छा हो गया तो कोई भी काम करो खुशी है, चौथा घर अच्छा नहीं है फिर जो मर्ज़ी काम कर लो, दुःख वहाँ पर आ ही जाएगा। तो ये अलग-अलग लेवल पे हम चेक कर सकते हैं कि ग्रहों की क्या स्थिति बनती है, ग्रह कैसे चलेंगे और वो आपके करियर को कैसे अफ़ेक्ट करेंगे। और फिर रेमेडीज़ भी यहीं से निकल कर आती हैं। 2 रेमेडीज़ बहुत बढ़िया काम करती है, एक नक्षत्र लेवल पे। आपको देखना पड़ता है कि दशांश में नक्षत्र, और देखना पड़ता है कि लग्न चार्ट में 10वें घर में क्या नक्षत्र पड़ रहे हैं, कैसे पड़ रहे हैं, और उनसे उनके कुछ पौधे होते हैं, उनके पेड़ होते हैं, यहाँ पर फिर उनके कुछ जानवर होते हैं, उनकी सेवा करके, उनको पानी देकर यहाँ पर बहुत अच्छा करियर में ग्रोथ ले आते हैं। और मंत्र भी होता है, ज्योतिर्लिंग का मंत्र निकल कर आता है स्पेशली आपके D10 चार्ट से। वो मंत्र करने मात्र से आपको करियर प्रॉस्पेक्ट्स में तेज़ी मिलती है, आपका करियर आगे बढ़ता ही जाएगा, ठीक है? और इसका अनुष्ठान करा के, मतलब कि पंडित को बुलाकर इसको प्रॉपर कि इतनी मात्रा में हम इतने दिन में करेंगे और फिर इसका हवन करा दिया जाए, वो तो फिर नेक्स्ट लेवल पे आपके करियर को ले जाएगा। तो कुछ ऐसी रेमेडीज़ भी होती हैं जो फिर इसको स्ट्रॉन्ग कर सकता है। और जैसे मैंने बताया कि अगर नेचुरली स्ट्रॉन्ग नहीं भी है, तो अगर प्रॉब्लम है तो चीज़ का सॉल्यूशन भी होता है। फिर उसको आपके चार्ट को एग्जैक्ट देखकर वो रेमेडीज़ कर कर फिर हम करियर में ग्रोथ लेकर आ सकते हैं। कि कहीं न कहीं तो एडजस्टमेंट की जा ही सकती है, भगवान ने सॉल्यूशन हमेशा दिया होता है। आई होप कि मैं आपको करियर के बारे में कुछ अच्छा बता पाया, समझा पाया। ये अगर आप इस लेवल तक एनालाइज़ कर लें तो आप 100% गारंटी के साथ बता सकते हैं कि करियर अच्छा होगा या करियर कैसा होने वाला है। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ आया, कोई डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। ऐसे वीडियोज़ मैं और लेकर आता रहूँगा। टिल देन, नमस्ते।